मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। गाड़ी तेजी से चली और 1 घंटे बाद वह एक आवास के द्वार पर रुकी। सिल्वरस्टोन ने कहा, भुवनेश्वर, वह स्थान जहां एल्डर दिग्विजय और मैं मिलने के लिए सहमत हुए थे, यही है। विपिन ने आगे की ओर देखा। ये एक साधारण सी संपत्ति थी जिसके दरवाजे मजबूती से बंद थे। अंदर का आंगन खामोश था, जीवन के किसी भी संकेत से रहित। तो मेरा अनुमान सही था, ये आपका निवास स्थान है ना? विपिन ने टिप्पणी की। हां, सिल्वरस्टोन ने सिर हिलाया। विपिन ने हल्के से मुस्कुराकर आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। इसके बजाय वह अपने बगल में बैठी युवती की ओर मुड़ा। क्या तुम अंदर जा रही हो? बेशक, लावण्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। चूंकि वह पहले से ही यहां थी, इसलिए बाहर इंतजार करना कोई विकल्प नहीं था। विपिन ने इशारा करते हुए कहा, तो फिर आगे बढ़ो। उसका पीछा करते हुए वह आंगन में दाखिल हुआ। यार्ड छोटा था, लेकिन सावधानी पूर्वक बनाए रखा गया था। खरपतवार से मुक्त था। सिल्वरस्टोन ने आसपास के वातावरण को देखा, फिर कुछ कदम आगे बढ़ा। यह देखकर कि विपिन और लावण्या ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने चुपके से एक पत्थर के खंभे पर अपनी हथेली दबाई और उस पर जोर से मारा। एक भिनभिनाने वाली ध्वनि के साथ प्रांगण से धुंध उठी और एनर्जी की एक शक्तिशाली लहर ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। ये एक फॉर्मेशन है, यह बुरा है। लावण्या की अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि यह फॉर्मेशन इतनी मजबूत नहीं थी कि एक भीम रैंक एक्सपर्ट को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन यह महत्वपूर्ण हस्तक्षेप पैदा कर सकती थी। एक्सपर्ट्स के बीच लड़ाई में थोड़ी सी भी बाधा घातक हो सकती है। अब यह समझने में बहुत देर हो चुकी है। एल्डर दिग्विजय, मैंने भुवनेश्वर को सहमति के अनुसार लाया है। हमारा सौदा पूरा हो गया है, बाकी सब आप पर निर्भर है। सिल्वरस्टोन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी पहले की आज्ञाकारिता की जगह एक तीखे, निर्दयी व्यवहार ने ले ली। एक दुष्ट साधक के रूप में अपने वर्तमान साधना स्तर तक पहुंचना कोई सरल दिमाग वाला व्यक्ति नहीं कर सकता था। मानो उसके विश्वासघात के जवाब में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की धाराएं सिल्वरस्टोन में प्रवाहित हो गईं। हालांकि कम से कम उन्होंने उसकी पहले से कमजोर ताकत को थोड़ा बहाल कर दिया। बहुत बढ़िया। हमारे समझौते के अनुसार उसके मरने के बाद सारे इनाम तुम्हारे होंगे। हालांकि तुम्हें उसे मारने की बदनामी झेलनी पड़ेगी। दरवाजा खुलते ही एक आवाज गूंजी। सभी दिशाओं से 1 दर्जन से अधिक आकृतियां उभरीं। उनका नेतृत्व एक बुजुर्ग कर रहे थे, जिनकी निगाहें ठंडी और भावशून्य थीं,
बुजुर्ग दिग्विजय सिंघानिया, जो वाइस हॉल मास्टर के पद के लिए भुवनेश्वर के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। शेष व्यक्ति भी कमजोर नहीं थे। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति 7 सितारा के पीक पर था, तथा लावण्य जैसे कई अन्य व्यक्ति भीम रैंक के शिखर पर थे। ये निश्चित रूप से एल्डर दिग्विजय द्वारा गुप्त रूप से विकसित की गई शक्तियां थीं, जिन्हें अब भुवनेश्वर को खत्म करने के लिए तैनात किया गया था। अच्छा, सिल्वरस्टोन ने व्यंग्य किया। उसे मारने के बाद शव मेरे पास छोड़ देना। मैं उसे काटकर मछलियों को खिला दूंगा। निश्चिंत रहो, दिग्विजय सिंघानिया ने सिर हिलाकर जवाब दिया। सिल्वरस्टोन ने कहा, बड़े फेंक, सावधान रहें। उसकी ताकत वह नहीं है जो आपने बताई है। मैं तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो क्या हुआ अगर ये अलग है? इस फॉर्मेशन और हमारी संख्या के साथ वह आज बर्बाद हो गया है। दिग्विजय सिंघानिया ने विपिन पर व्यंग्य किया, एक शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए। उसके पीछे एक विशाल छाया प्रकट हुई, जो एक पहाड़ की तरह ठोस थी। दक्ष रैंक पीक। लावण्य की पुतलियां सिकुड़ गईं। इस आदमी ने भी तोड़ दिया था। शुरू में उसे भुवनेश्वर की स्थिति को संभालने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। अब उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। दक्ष रैंक पीक एक्सपर्ट में भी दिग्विजय सिंघानिया जैसे औपचारिक शिक्षा वाले साधक सिल्वरस्टोन जैसे दुष्ट साधकों से कहीं आगे निकल गए। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? तुमने मेरी आधी गोलियां चुरा लीं, फिर भी मैं बच गया। दिग्विजय सिंघानिया ने मजाक करते हुए अपना दक्ष भूत प्रकट किया। इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विपिन ने लापरवाही से जवाब दिया। दिग्विजय सिंघानिया का चेहरा इस नकारात्मक जवाब से काला पड़ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता? घमंडी मूर्ख! देखते हैं कि जब तुम मौत का सामना कर रहे हो तो तुम इस रवैये को कब तक बनाए रख सकते हो। फिर लावण्य की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, मिस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके साथ रहोगी। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। उसे मारने में हमारी मदद करो और मैं तुम्हें 1 मिलियन सिक्कों के बराबर कीमत के ब्लैक मार्केट सामान इनाम में दूंगा। अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। तुम कह रहे हो कि अगर मैं नहीं मानूंगा तो तुम मुझे भी मार दोगे? लावण्य का चेहरा लाल हो गया। उसने मान लिया था कि भुवनेश्वर और हर्ष आनंद की मौजूदगी में सिल्वरस्टोन को हराना आसान काम होगा, ऐसा काम जो उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ा सकता है। उसने इस विश्वासघात की उम्मीद नहीं की थी, न ही दिग्विजय सिंघानिया की सेना से घिर जाने की। यहां तक कि पीछे हटना भी अब कोई विकल्प नहीं था। दिग्विजय सिंघानिया हंसे। मिस, आप गलत समझ रही हैं। भुवनेश्वर और सिल्वरस्टोन ही हैं जो पहले आपको मारेंगे और फिर एक दूसरे पर हमला करेंगे, जिससे हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति से निपटना होगा। इस बीच मैं सभी को डेस्टिनी हॉल में ध्यान करते हुए दिखाई दूंगा। लावण्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके साथ सेना में शामिल होने का मतलब था खुद को उनके सहयोगियों में से एक के रूप में चिह्नित करना। मना करने से निस्संदेह उनका गुस्सा भड़केगा। भुवनेश्वर की ओर मुड़कर उसने देखा कि वह पूरी तरह से शांत था, यहां तक कि मुस्कुरा भी रहा था। तुम फैसला करो, मेरे साथ रहो और तुम मर भी सकते हो। उनके साथ मिल जाओ और तुम बच भी सकते हो, उसने बेपरवाही से कहा।
थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद लावण्या को अचानक कुछ याद आया और उसने उसे तीखी नजर से देखा। पहले दरवाजे पर, जब तुमने पूछा था कि क्या मैं अंदर जाना चाहती हूं, क्या तुम्हें पहले से पता था कि यह खतरनाक है? विपिन ने सिर हिलाया। तुमने और क्या सोचा? ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से मेल नहीं खा सकती, लेकिन मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। फॉर्मेशन को तोड़ना और भागना संभव है। उसने कई तावीज निकालते हुए घोषणा की। आपने टोस्ट लेने से मना कर दिया और फिर जुर्माना भर दिया। दिग्विजय सिंघानिया का चेहरा गंभीर हो गया। हमला। उसके आदेश पर आसपास के समूह ने आगे बढ़कर हमला किया। उनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि अर्जू कर रहा था, जो अब नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स टेक्निक के तहत एक इमोशनलेस किलिंग मशीन बन गया था। सेना सक्रिय हो गई और शक्ति का ओरिजिन उमड़ पड़ा। एक पल में प्रचंड शक्ति ने विपिन और लावण्या दोनों को घेर लिया। लावण्या ने तेजी से एक ताबीज जलाया, जिससे उनके चारों ओर एक गोलाकार ढाल बन गई। ढाल की सुरक्षा में फॉर्मेशन के प्रभाव पूरी तरह से गायब हो गए। दक्ष रैंक के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए ये तावीज अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे। अधिकांश लोग इनका उपयोग करने में संकोच करते थे, लेकिन लावण्या ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक ब्लैक मार्केट लीडर के रूप में उसके पास उपलब्ध संसाधनों की मात्रा भुवनेश्वर जैसे डेस्टिनी हॉल के बुजुर्ग से भी कहीं अधिक थी। वज्र शील्ड तावीज बुरा नहीं है, लेकिन देखते हैं कि तुम कितने समय तक टिक पाते हो। दिग्विजय सिंघानिया ने अपनी उंगलियां हिलाते हुए कहा। दर्जनों धागे आगे बढ़े और 10 और आकृतियां लड़ाई में घसीट लाईं। ये आकृतियां बिल्कुल आजू जैसी थीं। मृदुल, मीरा। विपिन का चेहरा काला पड़ गया। समूह में जाने पहचाने चेहरे थे। दो व्यक्ति जिन्हें पहले ही मार दिया गया था और दफना दिया गया था। उनकी लाशें अब दिग्विजय सिंघानिया की नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स टेक्निक के तहत कठपुतली बन गई थीं। यहां तक कि 3 साल का बच्चा मेवान भी इन राक्षसों में से एक में बदल गया था। विपिन के अंदर क्रोध भड़क उठा। उसके दिमाग में वह दृश्य घूम गया जब उसने पहली बार उन तीनों का सामना किया था। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हारा एकमात्र दोष इस दुनिया में पैदा होना था। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा पैसा ले लिया है और मैं तुम्हारा बदला लूंगा। सार्थक समर सिंघानिया तो बस शुरुआत थी। दिग्विजय सिंघानिया और उसका सुपरनोवा हॉल पूरी तरह से ढह जाएगा। उसकी निगाहें जानलेवा इरादे से तेज हो गईं। अपनी हत्या की मंशा को बढ़ाते हुए विपिन ने अपनी मुट्ठियां कसकर कस लीं। इस बीच कठपुतलियों के लगातार हमलों ने वज्र शील्ड तावीज की सुरक्षा को कमजोर करना शुरू कर दिया। चमकती हुई ढाल लगातार पतली होती जा रही थी, टूटने के कगार पर। हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, विपिन ने शांति से कहा और एक और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, ढाल टिमटिमाने लगी और ढह गई, जिससे वे पूरी तरह से फॉर्मेशन के दबाव के सामने आ गए। लावण्या का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। सावधान रहो। इससे पहले कि वह अपनी चेतावनी पूरी कर पाती, विपिन ने कार्रवाई की। पलक झपकते ही वह कठपुतलियों में से एक पर था। एक ही मुक्का ने उसे नष्ट कर दिया। उसके अवशेष उड़ गए और हवा में मांस और हड्डियों के टुकड़े में बदल गए।
एक पल के लिए भी रुके बिना विपिन ने अपनी कोहनी को दूसरी कठपुतली पर मारा, जबकि उसका घुटना तीसरी कठपुतली पर चला गया। प्रत्येक वार सटीक और विनाशकारी था, जिससे पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। उसके हाथ का एक तेज वार हुआ और एक ब्लेड जैसी आभा उभरी, जिसने एक पल में चौथी कठपुतली को दो भागों में चीर दिया। विपिन के हमलों की क्रूरता चौंका देने वाली थी। हर वार के साथ स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा उसमें और अधिक बढ़ गई, जिससे वाटर स्ट्रीम सेबर तकनीक में उसकी महारत और गहरी हो गई। हर हरकत में ब्लेड की गहरी मंशा थी, इतनी आश्वस्त करने वाली कि ऐसा लग रहा था कि हथियार ही उसके बॉडी का हिस्सा बन गया था। कुछ ही क्षणों में विपिन ने आधा दर्जन कठपुतलियों को बेअसर कर दिया। मृदुल और मीरा सहित शेष 3 कठपुतलियों को उसके हाथ के एक हल्के से दबाव से जमीन पर दबा दिया गया, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाए। यह लावण्या दंग रह गई। उसे लगता था कि उसके साथ जुड़ना जोखिम भरा काम था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि उसे धोखा देना मौत की सजा होगी। यही वह शक्ति है जिसने सार्थक समर सिंघानिया को दिन दहाड़े नीचे गिरा दिया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ ही दूर पर दिग्विजय सिंघानिया का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने विपिन के मजबूत होने की उम्मीद की थी, लेकिन कौशल और शक्ति का यह स्तर उसकी गणना से कहीं परे था। शानदार, दिग्विजय सिंघानिया ने ठंडे स्वर में स्वीकार किया। लेकिन आप इसे कब तक बनाए रख सकते हैं? हर वार आपकी ताकत को खत्म कर देता है और आपकी नींव केवल 5वीं क्लास के ओरिजिन कोर पर टिकी है। आप हमेशा के लिए नहीं टिक पाएंगे। दिग्विजय सिंघानिया ने छाया की ओर इशारा करते हुए उपहास किया। और भी आकृतियां, उसके नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स टेक्निक की कठपुतलियां उभरीं, उनमें से दर्जनों। उसने इस सेना को बनाने में कई साल लगाए थे और अब विपिन को इसकी पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा।